हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 2 बचपन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। इसके पूर्व के पाठ में आप सभी ने जाना है कि हिंदी साहित्य में जो रचनाएं की जाती है वे दो विधाओं के अंतर्गत होती है। एक तो होती है गद्य विधा और दूसरा काव्य विधा। काव्य विधा के अंतर्गत कविताएं होती है, गीत होती है, गज़लें होती है, दोहा, चौपाई, सोठा आदि काव्य विधा के अंतर्गत लिखी जाती हैं। और जो कहानियाँ होती है, संस्मरण होते हैं, रिपोर्टाज होते हैं, नाटक, प्रहसन आदि गद्य विधा के अंतर्गत लिखी जाती है। तो ये पाठ संस्मरण है। इसकी जो राइटर है कृष्णा सोबती, उन्होंने अपनी बचपन की यादों को इस पाठ में उकेरा है, लिखा है। तो संस्मरण मतलब यादें होती है। हम सभी के जीवन में बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। हम सभी अपने माता पिता, अपने बड़ों के लाड़ प्यार के बीच अपना बचपन गुजारते हैं, बहुत शरारतें करते हैं, उछल कूद करते हैं, खूब आनंद लूटते हैं। तो ये सब जो यादें हैं, स्मृतियाँ हैं, वे हमें जीवन भर आनंद विभोर करती रहती है। तो लेखिका ने भी अपने समय में, उनके बचपन में जो उन्होंने जैसा जीवन उन्होंने जिया था उसको इस पाठ में बताया है। और उस समय और अभी के समय में जो अंतर है, क्या परिवर्तन आया है, उसे भी लेखिका ने इस पाठ में बताया है। तो लेखिका कहती है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। तो लेखिका यहाँ बता रही है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तुम्हारे दादी या नानी की उम्र की मैं हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ या बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो लेखिका के परिवार में सभी लोग लेखिका को जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी मतलब, शताब्दी का मतलब आप समझते होंगे, 100 वर्ष का समय होता है। एक शताब्दी यानी 100 वर्ष। तो अभी की जो शताब्दी है 2000 से 2100 की अभी शताब्दी चल रही है, और इसकी पिछली शताब्दी हुई 1900 से 2000 के बीच की। तो लेखिका पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। पहले लेखिका जो है रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। सभी अपने बचपन में चटक रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो लेखिका भी नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि रंग के कपड़े पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब जो है लेखिका को गहरे नहीं बल्कि हल्के रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं। उम्र बढ़ने के साथ जो हमारी पसंद होती है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। बचपन में कुछ और पसंद होती है, बड़े होने पर, बूढ़े होने पर कुछ और चीज़ें पसंद आने लग जाती है। तो लेखिका अब हल्के रंग की कपड़े पसंद करती हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पोशाक मतलब ड्रेस, वेश। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, फिर स्कर्ट पहने, फिर लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ, ऐसा लेखिका बता रही है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हमारे बचपन में भी कुछ ड्रेसेस ऐसे अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि वो हमें जीवन भर याद रहते हैं। तो वैसे ही लेखिका को जो एक विशेष फ्रॉक वो पहनती थी वो उसे अभी तक याद करती है।
हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। उसकी फ्रॉक में नीली और पीले रंग की धारियाँ थी, लकीरें थी। गोल कॉलर था और बाजू पर भी गोल कफ लगे थे। उनकी बाजू में गोल फुले हुए कफ लगे थे। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था। फ्रॉक जो है हल्के गुलाबी रंग का था, बारीक बारीक उसमें चुन्नट थी। चुन्नट मतलब सिलवटें सिली हुई थी। नीचे गुलाबी रंग की फ्रील थी और घेर थी। नीचे गुलाबी रंग की फ्रील मतलब घेर थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका के बचपन के समय में बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाते थे और फ्रॉक में जेब होती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर फर टकी थी। उसके फ्रॉक में फर भी लगी हुई थी। फर का जो कपड़ा होता है वो भी उसमें सिला हुआ था। 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक भी एक ड्रेस होती है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी कलर की थी और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। एक चॉकलेट रंग की ट्यूनिक थी और दूसरा ग्रे रंग का ट्यूनिक था। और दोनों की जो कोटी यानी जो अंदर का कपड़ा होता है वो एक का प्याजी कलर का था, दूसरे का सफ़ेद कलर का था। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। स्टॉकिंग मतलब लंबा मोजा होता है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो बचपन में लेखिका अपने मोजे स्वयं धोती थी। नौकर नौकरानी को धोने को मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। उनका जो संडे वाला सुबह होता था वो मोजे धोने में ही लगता था। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। मोजे धोने के बाद लेखिका अपने जूते को पॉलिश करके चमकाती थी। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी और ब्रश से रगड़ने पर जूते बहुत ही चमकदार लगने लगते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका बता रही है किसी से कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना पसंद है, अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। पहले हम जो जूते नए नए पहनते थे उससे वो पैर को काटते थे, स्किन पर खरोच आ जाता था, तो उसके इलाज के लिए कुछ कुछ उपाय किए जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। तो जब कभी हम वो जूते पहन के निकलते थे सैर करने तो अपने पास रुई रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, और जहाँ पर जूते से खरोच लगती या निशान पड़ते, चोट लगती, वहाँ पर रुई को मोजे के अंदर डाल दिया जाता था। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब मेरे बचपन में और तुम्हारे आज के बचपन में बहुत अंतर आ चुका है, बहुत बदलाव आ चुका है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो ये तेल होता है जिसे पीते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा होता है ये तेल। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते और उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। एक छोटा सा गिलास होता था जिस पर निशान लगा रहता था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर में कि हमें कितना मिलीलीटर दवाई पीना है, वो उस पर नाप के दे दिया जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। लेखिका को लगता है कि वो शनिवार वाली दवा यदि हम नहीं पीते तो भी सेहत में कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला था। शनिवार को पीने के कारण उस दवा का नाम शनिवारी दवा रख दिया गया था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। हमारी जो दिलचस्पियाँ थी बचपन में
वो आज के बच्चों से बिल्कुल अलग थी। दिलचस्पियाँ आज के बच्चों की बदल गई है, ये लेखिका बता रही है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन, गाना सुना जाता है उसमें, कैसेट लगा दिए जाते हैं गोल गोल, उसमें गाना सुना जाता था। और अब तो मोबाइल पर गाना सुना जाता है, रेडियो भी आजकल दिखाई नहीं पड़ते। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। पहले हम कुल्फ़ी खाते थे और अब बच्चे आइसक्रीम खाते हैं। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। पहले कचौड़ी समोसा के पीछे हम भागते थे, आजकल बच्चे पैटीज़ खाना पसंद करते हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। पहले हम शरबत पीते थे, सहतूत के, खसखस के शरबत पीते थे, और आजकल के बच्चे कोक पेप्सी आदि पीना पसंद करते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। वहाँ जो रेस्टोरेंट थे वेंगर्स और डेविको रेस्तरां, वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री खाने में बच्चों को मज़ा आता था। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हम जो भाई बहन थे वे शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर। तो हमारे घर से मॉल ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ते थे और गिरजा मैदान पार करके वहां से उतरते ही मॉल आ जाता था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। वहाँ पर मॉल में जो कन्फेक्शनरी काउंटर था, वहाँ पे अनेक प्रकार की पेस्ट्री और चॉकलेट रखी रहती थी, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। हमें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने को मिलता था और सबसे ज़्यादा चॉकलेट का स्टॉक मेरे पास रहता था, ऐसा लेखिका बता रही है। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। लेखिका कह रही है कि मैं चॉकलेट को वहाँ लेते ही खड़े खड़े नहीं खाती थी, उसको घर लेकर आती थी और साइड बोर्ड में रख देती थी, और रात के भोजन के बाद बड़े आनंद ले लेकर चॉकलेट को खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। काफल एक प्रकार का फल होता है, रसदार होता है, खट्टा मीठा होता है उसका स्वाद। कुछ एकदम लाल होता है, कुछ गुलाबी होती है, रस भरी होती है, कसमल। सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चेस्टनट भी एक फल है जिसे आग पर भूनकर उसके छिलके उतार कर लेखिका खाती थी। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। अब चना जोर गरम आप सभी जानते हैं, देखे होंगे कि चना को पापड़ी की तरह दबाकर तैयार किया जाता है और उसमें चटपटे मसाले और नमक डाल दिए जाते हैं जो खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। और इसकी पुड़िया तैयार की जाती है तिकोने शंकु की तरह, नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। तिकोन पुड़िया में चना जोर डालकर बेचा जाता था। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। सभी बच्चे ये गाना गाते थे जो एक फिल्म का गाना है, चना जोर गरम बाबू। तो चना जोर जो खाने के लिए आते थे, बेचे जाते थे, वहाँ पे उसे खरीद कर बच्चे उसे गाते रहते, खाते रहते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, मतलब तेज मसाला छिड़कवाते थे। किसी को तीखा पसंद होता था, किसी को चटपटा। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। तो एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और एक एक कदम उठाते जाते थे, इस लय से वे चलते थे बच्चे जो है। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। वहाँ पर
शिमला रिज में बच्चे बड़े मज़े करते थे, घोड़ों की सवारी करते थे और कभी ना कभी ये मौका ज़रूर मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते हैं, उन पर हंसते हैं। ननिहाल में घोड़े खूब हिष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो जो घोड़े होते थे लेखिका के ननिहाल के घोड़े, मतलब नानी के यहाँ के घोड़े, खूब हिष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च। शाम को लेखिका रंग बिरंगे गुब्बारे देखती थी और सामने में जाखू हिल था और ऊंचा चर्च भी था। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमा लगी। रिज पर रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडर पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो यहाँ पर शिमला रिज की सुंदरता के बारे में लेखिका बता रही है। सूर्यास्त का समय और भी सुंदर दिखता है पहाड़ी स्थानों पर, उसकी रौनक देखते ही बनती है। तो सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। लेखिका बता रही है कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने जो दुकान थी वहाँ पर शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था और इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन और एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई सुरंगें। तो लेखिका बता रही है कि स्कैंडल पॉइंट के सामने में जो दुकान थी उसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, जिसे देखने हम वहाँ पर पहुँच जाते थे। इसकी पटरियाँ थी, उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। उसे देखने के लिए, उस मॉडल को देखने के लिए लेखिका उस दुकान में पहुंच जाया करती थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। तो जब वो दिल्ली आ गई तो वहाँ पर हवाई जहाज़ भी देखने को मिलता था, जिसे देखने के लिए जब भी जहाज़ वहाँ से गुजरता तो सभी बच्चे उसे देखने के लिए निकल पड़ते थे। ऐसा लगता था जैसे भारी भरकम कोई बड़ा सा पक्षी उड़ा जा रहा है अपना पंख फैलाकर और थोड़ी देर में गायब भी हो जाता था। उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती थी। हवाई जहाज़ की स्पीड तो तेज़ होती ही है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। एक और दुकान थी चश्मे की दुकान, जहाँ पर लेखिका का पहला चश्मा बना हुआ था और उस समय जो आँख के डॉक्टर वहाँ बैठते थे वे अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक। तो जो देखते थे वे कहते थे कि अभी से तुम चश्मा लगाना शुरू कर दी, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर कहते थे कि कुछ देर चश्मा लगाओगी तो ऐनक उतर जाएगी। वही बात मैं सबको कह दिया करती थी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। चश्मा लगाना पड़ गया, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं रात की रोशनी में पढ़ती थी, दिन को नहीं पढ़ती थी। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो लेखिका बता रही है कि मैं टेबल लैंप के सामने पढ़ा करती थी, इसलिए मेरी आंखें जल्दी से कमज़ोर हो गई और मैं जब भी चश्मा लगाती थी तो मेरे चचेरे भाई मुझे छेड़ा करते थे। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ऐसा जो है बोलकर लेखिका के जो चचेरे भाई थे वे उनको चिढ़ाया करते थे। मैं खींची कि मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है।
पर शेर बुरा ना लगा। शेर यानी जो श्लोक था गाने के रूप में बनाकर चिढ़ाने के लिए उनके चचेरे भाइयों ने जो श्लोक बोला था उसे शेर कहा गया है। तो वह लेखिका को बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो उनके भाइयों के जाने के बाद वे आईने के सामने जाकर खड़ी होकर अपने आप को देखने लगी। कभी चश्मा लगाकर देखती, कभी उतार कर देखती और वही श्लोक दोहराती, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, चश्मा लगाकर अपने आप को देखती और कभी कहती थी सूरत लंगूर की जैसी लग रही, कभी कहती थी नहीं लग रही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। मैंने एक टोपा पहन लिया जो छोटे भाई का था। उसे सिर पर रखकर मैंने देखा तो कभी अच्छा लग रहा था, कभी जोकर टाइप लग रहा था। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका बता रही है कि दुपट्टों का ओढ़ना थोड़ा झंझट भरा है, जबकि टोपी लगाना सहज और सरल लगता है। हिमाचली टोपियाँ सुंदर होती है, जिसे लगाने में अच्छा लगता है। तो ऐसा जो है लेखिका कृष्णा शोभती इस पाठ में बता रही है, अपने बचपन की स्मृति को यहाँ पर वो इस पाठ में लिखी है। उम्मीद है दोस्तों ये पाठ आपने समझ लिया, इस पाठ का वाचन कर लिया है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो आई बटन पर शो हो रहे हैं और प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दिए गए हैं, जिसे क्लिक करके आप प्रश्नोत्तर को भी जान सकते हैं। अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू।